31 जनवरी 1943 का दिन था, यानी कि नया साल शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा था और इस वक्त फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेफरसन जे डी ब्लांक को अपने घर अपनी फैमिली के पास होना चाहिए था। लेकिन ये जाबाज अमेरिकन पायलट जापान के आइलैंड ऑफ कोलंबाग्रा के ऊपर अपना प्लेन लेकर उड़ रहे थे और दुश्मनों से लड़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसके प्लेन पर जापानीज एरोप्लेन्स का हमला हो जाता है और वो खुले समुद्र में पैराशूट के जरिए नीचे गिरने लगते हैं। अब उन्हें कोई गहरी चोट नहीं लगी थी और कुछ घंटे तैरकर वो पास के आइलैंड पर जा सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी लोग उन्हें अपना खाना बनाने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी स्टोरी बताऊंगा जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल 1943 के उस समय में जापान और अमेरिका के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी किए जा रहे थे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेफरसन जे डी ब्लैंक अपने 8 वाइल्डकैट एरोप्लेन्स को लेकर जापानीज टेरिटोरी में उड़ रहे थे। उनका मिशन था एक ग्रुप ऑफ डाइव बॉम्बर्स को प्रोटेक्ट करना जो जापानीज टारगेट पर एक्यूरेटली हमला कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे खराब किस्मत उनको अपनी चपेट में लेते जा रहा था। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स और फ्यूल गॉज इश्यूज की वजह से 8 में से 6 वाइल्ड कैट प्लेन्स दोबारा घर की तरफ मुड़ जाते हैं और अब केवल 2 वाइल्ड कैट्स हवा में डाइव बॉम्बर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर डी ब्लांक ना अपना प्लेन मोड़ने वाले नहीं थे। उनके प्लेन में भी फ्यूल लीक हो रहा था, लेकिन ये मिशन बेहद ही इंपॉर्टेंट था। अब जैसे जैसे वो टारगेट के करीब पहुंचे, जापानीज एंटी एयरक्राफ्ट्स ने उन्हें गोलियां मारना शुरू कर दिया। जापानीज फ्लोट प्लेन्स, जिन्हें मित्सुबिशी पीट्स कहा जाता है, वो अमेरिकन डाइव बॉम्बर प्लेन्स पर हमला करने लगे। अब डी ब्लांक और उसकी टीम तुरंत ही फाइट में घुस जाती है और जापानीज फ्लोट प्लेन्स के साथ हवा में लड़ने लगती है। अब डी ब्लांक जो है वो बहुत ही स्किल्ड पायलट थे और केवल कुछ ही मोमेंट्स में वो एक जापानीज फ्लोट प्लेन को समुद्र में गिरा देते हैं। लेकिन वो सिर्फ वहीं पर नहीं रुकते। अपनी .50 कैलिबर मशीन गन्स की मदद से वो एनिमी के लीड प्लेन पर हमला करते हैं और उसे भी एक आग के गोले में तब्दील कर देते हैं। अब जैसे ही हवा में ये थ्रेट्स न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, अमेरिकन डाइव बॉम्बर्स सक्सेसफुली टारगेट्स पर अपना अटैक करते हैं और इस मिशन को सक्सेसफुल बना देते हैं। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी थी और वो चीज थी दोबारा से अपने घर लौटना। डी ब्लांक और उनके बाकी साथी पायलट्स तुरंत अपने प्लेन्स मोड़कर बेस की तरफ मुड़ जाते हैं। वो यहाँ पर बेहद ही खुश थे कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उनकी ये खुशी काफी कम समय के लिए उनके चेहरे पर टिकने वाली थी। डी ब्लांक देखते हैं कि आसमान अचानक से जापानीज फाइटर स्क्वाड्रन के 10 नाकाजिमा ऑस्कर प्लेन से भर गया है और उनका मिशन था सभी अमेरिकन वाइल्ड कैट प्लेन्स को खत्म करना। डी ब्लांक सबसे पहले उन फाइटर स्क्वाड्रन प्लेन से लड़ने के लिए बीच में घुसते हैं। वो और उनका एक साथी अचानक ही नीचे से सरप्राइज अटैक करते हुए एक ऑस्कर प्लेन को मार गिराता है। इसके तुरंत बाद वो एक और ऑस्कर प्लेन को खत्म कर देते हैं। अब बचे हुए जापानीज एयर फाइटर्स बेहद ही गुस्सा हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि अगर जीतना है तो डी ब्लांक और उसके विंगमैन को खत्म करना जरूरी है। वे सभी एक साथ डी ब्लांक और उसके साथी पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और इस अफरा तफरी में डी ब्लांक के विंगमैन का प्लेन हिट हो जाता है। उसे ना चाहते हुए भी फाइट से दूर भागना पड़ता है और डी ब्लांक को अकेले ही जापानीज ऑस्कर्स के बीच छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन डी ब्लांक ना गिव अप करने वालों में से नहीं थे। वो जापानीज से लड़ते रहते हैं। एक पॉइंट पर जापानीज ऑस्कर उसके ठीक पीछे आ गया था और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त डी ब्लांक का साथी वाइल्ड कैट प्लेन बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब जापानीज प्लेन्स किसी भी हालत में डी ब्लांक के प्लेन को मार गिराना चाहते थे। ये हवाई लड़ाई कुछ मिनटों तक और चलते रही, लेकिन फिर डी ब्लांक ने देखा कि उसका फ्यूल खत्म हो रहा है। अब उसे एक टफ डिसीजन लेना था, या तो फाइट करते रहो या फिर रिट्रीट करके बेस पर चले जाओ। अब यहाँ पर उसने लड़ने का फैसला किया। उसने देखा कि सामने से 2 ऑस्कर प्लेन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। अब उसने अपने डैमेज्ड वाइल्ड कैट को उनकी तरफ मोड़ा और उनसे एक आखिरी बार आमने सामने लड़ने लगा। अब किसी तरह बुलेट्स की फायर से उसने एक ऑस्कर प्लेन को तो गिरा दिया, लेकिन फिर तभी अचानक एक अनसीन ऑस्कर ऊपर से आया और डी ब्लांक के वाइल्ड कैट में गोलियों से छेद कर दिया। डी ब्लांक का प्लेन अब और बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इंजन में आग लग गई थी और अब उसके पास
प्लेन से निकलने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपने आप को प्लेन से इजेक्ट कर लिया और पैराशूट के जरिए नीचे आने लगा। लेकिन उसकी दिक्कत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। जापानीज फाइटर्स अक्सर ही पैराशूट से नीचे उतर रहे पायलट्स को टारगेट किया करते थे। अब उसने हवा में ही मरने का नाटक किया, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर कर लिया। एक जापानीज प्लेन उसके बिल्कुल पास से उड़ा, लेकिन दी ब्लांक हिला तक नहीं। नाउ लकीली वो कोलंबांगरा कोस्ट के पास ही समुद्र में उतर गया। उस दिन उसने 5 एनिमी प्लेन्स को मार गिराया था, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन अभी तो उसे ऐसी चीजों से लड़ना था जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होगा। अब दी ब्लांक एक तरह से दुश्मनों के ही इलाके में था। उसकी बॉडी में प्लेन के श्रापनेल्स चले गए थे, जिसकी वजह से वो बेहद ही बुरी तरह से इंजर्ड था। उसका सर्वाइवल गियर और पिस्टल प्लेन से इजेक्ट होते वक्त कहीं गायब हो गया था। और जिस समुद्र के पानी में वो गिरा था, वहां पर शार्क्स भी यहाँ वहां घूम रहे थे, जो किसी भी मोमेंट में खून से कवर्ड डी ब्लांक पर हमला कर सकते थे। अब अगर वो एक जगह पर रुके रहता तो जापानीज पेट्रोल्स उसे पकड़कर अपना बंधक बना लेते। अब डी ब्लांक के पास सामने दिख रहे आइलैंड पर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। वो हर 15 मिनट में क्लोरीन के टैबलेट्स अपने पॉकेट से निकालकर यहाँ वहां छिड़क देता था, ताकि शार्क्स उसके करीब ना आ पाए। समुद्र का करंट बेहद ही तेज था, जो उसे अपने सी की तरफ ले जा रहा था। लेकिन दी ब्लांक गिव अप करने वालों में से नहीं था। 6 घंटे तक लगातार तैरने के बाद वो फाइनली आइलैंड पर पहुंच गया। वो इतना थक गया था कि बिना कुछ सोचे वहीं पर सो गया। अब अगले दिन सुबह दी ब्लांक बारिश की वजह से उठ गया। उसकी बॉडी बुरी तरह से थक गई थी, वो बुरी तरह से इंजर्ड भी था, लेकिन टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा सकता था। वो सेफ्टी से कोसों दूर था। बारिश का पानी पीकर और चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर उसने किसी तरह अपने घाव को अच्छे से ढक लिया। उसके पास एक शार्क नाइफ थी, जिसकी मदद से वो ईस्ट की तरफ ट्रैक करने लगा, जहां शायद कोई एयरफील्ड हो सकता था। वो एनिमी टेरिटोरी के डीप में घुस आया था। उसे ना तो इस जगह के लेआउट के बारे में पता था और ना ही वहां कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में कुछ अता पता था। जंगल के बीच वो बस उम्मीद रखकर चले जा रहा था। अब पूरे दिन वो स्वाम्प्स के थ्रू जाता रहा और एनिमल्स के ट्रैक्स या किसी भी साइन ऑफ लाइफ की तलाशी करने लगा, लेकिन सिविलाइजेशन का एक भी सबूत उसे वहां पर नहीं मिल पा रहा था। उस रात उसने 2 पेड़ों के बीच अपना हैमॉक बनाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद भी उसे नसीब नहीं हो रही थी, क्योंकि हर पल जापानीज सोल्जर्स या जैगुआर जैसे जानवर का खतरा उसे सोने ही नहीं दे रहा था। अब अगले दिन दी ब्लांक को जंगल के बीच एक ट्रेल दिखी और वो डेस्परेटली उसे फॉलो करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद अब उसे कोई मिल जाएगा। फाइनली वो एक खुली जगह पर बाहर निकल आता है, जो किसी पैराडाइज से कम नहीं था। कोकोनट के बड़े बड़े पेड़ वहां पर लहरा रहे होते हैं। कलरफुल बर्ड्स और क्रिस्टल क्लियर पानी जंगल के बीच से फ्लो होते हुए उसे दिखाई देते हैं। अब इन सब के बीच में एकमात्र घास से बनी हुई झोपड़ी खड़ी होती है। ब्लांक पास में ही इंसानों के फुटप्रिंट्स भी देखता है और समझ जाता है कि इस आइलैंड पर वो अकेला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उसके मन में ये होता है कि क्या यहाँ के लोग फ्रेंडली होंगे या उसे देखते ही उसे मारने के लिए झपट पड़ेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए ना, अब वो कोकोनट, फ्रेश वाटर और फायरवुड कलेक्ट करने लगता है, ताकि अपने नेक्स्ट फेज ऑफ सर्वाइवल के लिए तैयार हो सके। वो पूरी रात उस झोपड़ी में बिताता है, लेकिन सुबह सुबह दी ब्लांक की आंखें अचानक खुल जाती है। बाहर उसे पेड़ पौधों के हिलने की आवाज आ रही थी। वो अपनी शार्क नाइफ लेकर धीरे से बाहर आता है और एक छोटे आदिवासी आदमी के बिल्कुल फेस टू फेस आ जाता है। एक मोमेंट के लिए वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। डी ब्लांक के दिमाग में तुरंत आता है कि या तो वो यहाँ से रेस्क्यू होने वाला है या फिर इन लोगों का खाना बनने वाला है। अब दी ब्लांक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से 6 और आदिवासी लोग निकलकर उसके सामने आ जाते हैं और उसे क्यूरियसली देखने लग जाते हैं। अब उसमें से एक उससे पूछता है, अमेरिका? अपने आप को घिरा हुआ देख दी ब्लांक स्मार्टली अपनी नाइफ को नीचे फेंक देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। अब वहां रहने वाले नेटिव्स हॉस्टाइल नहीं दिख रहे थे। वो दी ब्लांक को जंगल में मौजूद एक हिडन विलेज में ले जाते हैं और वहां उसे एक बैम्बू के पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। दी ब्लांक डर जाता है, लेकिन फिर तभी एक ट्राइब का मेंबर उससे कहता है कि डरो मत, तुम यहाँ सेफ रहोगे। लेकिन पिंजरे में बंद दी ब्लांक के दिमाग में अलग अलग पॉसिबिलिटीज घूमने लगती है। या तो उसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर जिंदगी भर टॉर्चर किया जाएगा या फिर ये आदिवासी लोग उसका सूप बनाकर पी जाएंगे। अब धीरे धीरे रात होने लग जाती है और गांव के लोग जोरों से ड्रम बजाकर गाना गाने लगते हैं। इससे दी ब्लांक को बिल्कुल भी चैन नहीं आता और वो पूरी रात डरा सहमा रह जाता है। अगली सुबह कुछ नए आइलैंडर्स वहां पर आते हैं
हैं और उससे टूटी फूटी इंग्लिश में कहने लगते हैं कि वो उससे बचाने आए हैं। वो डी ब्लांक के बदले में उन आदिवासी लोगों को 5 किलो चावल दे देते हैं और वो आदिवासी खुशी खुशी ये डील एक्सेप्ट करके डी ब्लांक को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उस ट्राइब का चीफ डी ब्लांक को एक स्पीयर भी देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे जीवन में गुड लक लेके आएगा। वो दूसरे आइलैंडर्स डी ब्लांक को अलग आइलैंड पर ले गए जहाँ उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई और उसके जख्मों का इलाज भी किया गया। फाइनली 12 फरवरी यानी कि डी ब्लांक के जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले उसे एक नेवी पेट्रोल बॉम्बर ने रेस्क्यू कर लिया और वो जिंदा अपने घर पहुंच पाया। 6 दिसंबर 1946 में डी ब्लांक को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उसे मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। लाइफ टाइम सर्विस करने के बाद डी ब्लांक फाइनली साल 2007 में अपने घर में एक्सपायर हो गए। दोस्तों, ये थी कहानी डी ब्लांक के अनोखी स्टोरी की, जिसमें वो इम्पॉसिबल सिचुएशंस में से निकलकर जिंदा अपने घर पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द किलर सूप केस स्टडी के बारे में। एक ऐसा केस जो कि इंडिया के तेलंगाना में हुआ था, जहां पर एक वाइफ अपने लवर के साथ मिलकर एक ऐसा खेल रचाता है जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।